प्रिय मित्रों, आज मैं डेंगू फीवर से संबंधित कुछ जो नई समस्याएं इस बार आई हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार कुछ अलग तरीके के कुछ लक्षण डेंगू बुखार के रोगियों में न, इस बार के जो पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, उनमें बाद में लीवर के जो एंजाइम्स हैं, जब हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो उसके एंजाइम्स में बहुत सारा डिस्टरबेंसेस आ रहा है। पर्टिकुलरली जो एएलटी और एएसटी होता है, उसमें काफ़ी रेस्ट मिल रहे हैं और इनडाइजेशन यानी कि खाने का पूरी तरीके से न पचना, ये लक्षण मुख्य रूप से उपस्थित यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ जैसा कि नॉर्मली सभी वायरस इन्फेक्शंस में होता है, इस इन्फेक्शन में भी बाद में एक डायरिया या दस्त जैसी समस्या आ रही है, जो कि कुछ समय तक लगातार रोगियों में बन रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा इस बात की करते हैं कि एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू फीवर एडीज मॉस्क्विटो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और ये मच्छर नॉर्मल जो एनाफिलीज मॉस्क्विटो होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखेंगे कि जो एनोफिलीज मॉस्क्विटो है, वो ब्राउन कलर का होता है, जबकि जो एडिस मच्छर है, ये उससे लंबा, बड़ा, और यदि आप इसका पीछे का भाग देखेंगे, तो नीचे की तरफ ब्लैक और वाइट का जो है वो इसमें जो नीचे की तरफ जो सेगमेंट है, वो नीचे की तरफ दिखाई देंगे। और वो जो एनोफिलीज है, वो बेसिकली ब्राउन कलर का और छोटा मच्छर होता है। तो ये मच्छर अ, इस बार बहुत तेजी से ब्रीड किया है और इसने लगभग लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत समस्याएं पैदा की हैं। दिल्ली में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स डेंगू फीवर को लेकर के आई हैं। ये भी आप जानते हैं कि ये जो डेंगू बेसिकली वायरस होता है, मच्छर जब काटता है, तो ये लो फ्लाइंग मॉस्किटो इसको कहा जाता है बेसिकली। तो ओपन एरियाज में ज़्यादा होता है बेसिकली ये। और बाकी सारी चीज़ें आप जानते ही हैं उसके बारे में, तो समय समय पर विज्ञापनों में और सरकार द्वारा जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, वो चलते ही रहते हैं। तो ये मच्छर में 4 स्ट्रेन होते हैं, इसमें डेंगू वायरस में 4 स्ट्रेन होते हैं, 4 प्रकार के ये होते हैं। पहले ये माना जाता था कि डेंगू मच्छर के एक स्ट्रेन से एक बार जब फीवर हो जाता है, तो उससे उस व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। लेकिन इधर कुछ पेशेंट्स में ये एक अनुसंधान और रिसर्च का विषय है कि ऐसे केसेस देखने में आ रहे हैं कि जिनमें डेंगू रिपीटेडली हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो उनको लक्षण हैं वो बहुत सीवियर हो रहे हैं। कुछ लोगों में लक्षण माइल्ड हैं, कुछ में मॉडरेट हैं, कुछ में ही केवल सीवियर हो रहे हैं। इसके जो 2 वेरिएंट होते हैं, एक जिसमें कि प्लेटलेट बहुत तेज़ी से डाउन होती हैं और हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, कि जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि बीपी बहुत तेज़ी से फॉल करता है। तो इसके ये दोनों वेरिएंट खतरनाक होते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई इसमें चिंता का विषय नहीं है। ये एक प्रॉब्लमैटिक डिज़ीज़ तो निश्चित रूप से हो रही है, क्योंकि डेंगू फीवर की जो रिकवरी हो रही है, फीवर लगभग-लगभग रोगियों में 4 से 6 दिन तक, कुछ-कुछ में 7 दिन तक ये फीवर रह रहा है, और फीवर के बाद जो है वो बहुत कुछ दिनों तक इंडाइजेशन, जैसा मैंने पहले बताया, वीकनेस और बहुत अधिक रोगियों को महसूस होती है। तो अब आइए शुरुआत से इसकी चर्चा करते हैं। जब भी ये मच्छर किसी पर्सन को काटता है, तो उसको 4 से 6 दिन के बाद इसमें डेंगू फीवर के लक्षण उत्पन्न होते हैं। सब में हो ऐसा नहीं है। जिसमें लक्षण उत्पन्न होते हैं उसको ठंड के साथ बुखार आता है, और यह बुखार की रेंज जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 103 फ़ारेनहाइट तक ये फ़ीवर होता है। बहुत तेज़ी से शिवरिंग के बाद ये फ़ीवर जो है महसूस होता है। रोगियों को जी मिचलाना, पेट में इंडाइजेशन महसूस होना, भूख का न लगना, चक्कर आना और पूरी बॉडी में दर्द, भयंकर दर्द, ये लक्षण बेसिकली होते हैं। उसके बाद सिर में दर्द विशेष रूप से रहता है,
और आँखों के पीछे के हिस्से में भी ये दर्द महसूस होता है। जैसे-जैसे आगे की तरफ दिन बढ़ते जाते हैं, तो फ़ीवर की जो टेंडेंसी है वो इसमें कम-ज़्यादा होती रहती है। कई बार बहुत तेज़ी से आ गया, कई बार एक एक नॉर्मल वायरल फ़ीवर की तुलना में इसमें एक डिफ़रेंस है, क्योंकि नॉर्मल जो एक वायरल फ़ीवर होता है, उसमें क्या होता है कि जो फ़ीवर है उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, तो पहले दिन सपोज़ आपको 6 घंटे में ज़रूरत पड़ी, उसके बाद अगले दिन आपको 12 घंटे में ज़रूरत पड़ती है और फिर धीरे-धीरे कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये फ़ीवर ऑन एंड ऑफ आता ही रहता है और स्वतः ही ये इसका समाप्त होता है, चाहे वो चौथे दिन हो, 5वें दिन हो, छठे दिन हो या 7वें दिन हो। इस बीच में ब्लड टेस्ट में ये देखा गया है कि लीवर एंजाइम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि कहीं न कहीं इस वायरस का इफ़ेक्ट इस बार लीवर पर भी आ रहा है और वही एक लंबे समय तक इंडाइजेशन का एक कारण है, क्योंकि लीवर एंजाइम जब एक बार बढ़ जाते हैं, तो उनको सामान्य आने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रारंभ से ही इस फ़ीवर का केवल और मात्र केवल एक ही सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है, बहुत अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना। यदि किसी रोगी को वॉमिटिंग नहीं है, तो वो मुँह से जितना संभव हो सके तरल पदार्थ लेता रहे। पानी में ओआरएस या अन्य जो भी इनर्जल इस प्रकार के जो ड्रिंक्स हैं, उनको लेता रहे और साथ ही साथ फलों के जूस का भी सेवन करना चाहिए। चाहे वो मौसमी का जूस हो, चाहे वो अनार का जूस हो, इस प्रकार की चीज़ों का, तरल पदार्थों का बहुत अधिक सेवन करना चाहिए। और उसमें आपको कैसे पता लगेगा कि प्रॉपरली बॉडी की जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? आपको लगभग-लगभग हर घंटे से 2 घंटे के बीच में यूरिन पास करना चाहिए, जो कि नॉर्मल कलर का होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है। फ्लूइड का रिप्लेनिशमेंट जितना अधिक होगा, प्लेटलेट काउंट उतना कम गति से डाउन होंगी, ये बात बिल्कुल तय है। फ़ीवर को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो दवाइयाँ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पैरासिटामोल इसमें ली जाती है। पैरासिटामोल से यदि नहीं काम चल रहा है, तो साथ में और भी जो मेडिसिन्स हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि मेफेनेमिक एसिड है, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाई के जो उपाय हैं, उसमें बॉडी की स्पॉन्जिंग से धीरे-धीरे टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जाता है। ये भी एक अच्छा उपाय यहाँ पे सिद्ध होता है। तो फ्लूइड का जो सेवन है वो इसका एकमात्र ऐसा उपाय है कि जिससे हम लाइफ थ्रेटनिंग टाइप का जो बेसिकली डेंगू फीवर है उससे बच सकते हैं। तो यदि रोगी, आजकल सबके घर में ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, थर्मामीटर होते हैं, सब कुछ होता है। बीपी मेज़रमेंट ज़रूर करना चाहिए। जब भी ये लगे कि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी आ रही है और उठा नहीं जा रहा है, तो बीपी मेज़रमेंट करना चाहिए। यदि बीपी सही चल रहा है, तो मेरे ख़्याल से कोई समस्या वाली बात नहीं है। सुबह-शाम दोनों समय प्लेटलेट काउंट की जानी चाहिए और यदि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट काउंट तेज़ी से नहीं गिर रही हैं, 24 घंटे में 1 बार की जानी चाहिए, नहीं तो 12 घंटे में प्लेटलेट काउंट को अ, देखा जाना चाहिए। और लगभग-लगभग ये माना जा सकता है आजकल कि जो अभी, चूँकि शुरुआत में तो बहुत समस्याएँ थी जब 2000 के दश 2000 2002-2003 में जब इसका एक बहुत तेज़ी से जो ये एंडेमिक हुआ था, तो तब तो लोगों को उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन अब लगभग-लगभग 20,000 प्लेटलेट तक भी कोई समस्या यूजुअली नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ रैशेज़ अवश्य बॉडी में आ जाते हैं। तो बॉडी में चेस्ट पे, हाथों पे कुछ लाल-लाल रैशेज़ देखने को मिलते हैं, जो कि प्लेटलेट काउंट कम होने का एक लक्षण होता है। तो वहाँ तक कोई समस्या नहीं है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कहीं भी हेमरेज होने के सिम्पटम यदि दिखाई पड़ें, तो निश्चित रूप से फिर जो है हॉस्पिटल में एडमिट होकर ही और आईवी फ्लूइड्स यानी कि नस के द्वारा तरल पदार्थों का अधिक मात्रा में आदान किया जाता है और साथ ही साथ यदि प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिरने लग जाती हैं, तो प्लेटलेट कंसंट्रेट भी रोगी में ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी चिकित्सा में और कोई औषधि नहीं है
केवल मात्र हमको ध्यान ये रखना है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। रोगी डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम से यदि बच जाता है तो उसके जीवन को फिर कोई खतरा नहीं है। ये बात सही है कि फीवर की रिकवरी होने के बाद कुछ समय तक निश्चित रूप से पेट का खराब रहना और इंडाइजेशन रहना, ये समस्या निश्चित रूप से होती है और एक्सट्रीम वीकनेस इसमें फील होती है। तो इसका उपाय ये है कि आप बाद में भी लघु सुपाच्य जो भोजन है उसको सेवन करें और ऐसी चीज़ों का सेवन करते रहें जिससे कि शरीर में तरल पदार्थों की कमी न होने पाए और प्रॉपरली वो शरीर में जो हमारे हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी न होने पाए। धीरे धीरे कुछ समय पश्चात शरीर को अधिकतम रेस्ट दिया जाना चाहिए। ये बात मैं विशेष रूप से यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे शरीर में कोई इस प्रकार का रोग आता है, वो कोई भी हो, चाहे वो फीवर है या जो भी कुछ है, शरीर को जितना अधिक आराम दिया जाएगा, उतना अधिक शरीर उस चीज़ से रिकवरी करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिनकी कुछ प्रोफ़ेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो दवाई खा कर के और काम में लगे रहते हैं। उस कंडीशन में बॉडी बहुत ही नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करती है। इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है एडिक्वेट रेस्ट, और रेस्ट के साथ-साथ ही जो फूड का है, जो हमारा डाइट है, डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। धीरे-धीरे ये रिकवरी हो जाती है। एक लक्षण इस बार और विशेष रूप से देखने को मिल रहा है डेंगू फीवर में, वो है मुँह में छाले होना। मुंह में ये छाले जो है वो वायरल स्टोमेटाइटिस के कारण भी हो रहे हैं और साथ ही साथ कुछ रोगियों में फंगल डिपॉजिट्स भी देखने को मिल रहे हैं ओरल कैविटी में। तो छालों के साथ साथ फंगल डिपॉजिट्स भी हो रहे हैं। यदि ऐसा कभी किसी मरीज को लगता है तो उसको अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, और यदि उसको अंदर वो कोई फंगस का डिपोजिशन देखता है तो कुछ समय के लिए एक एंटी फंगल दवाई भी देनी पड़ सकती है, और साथ ही साथ कुछ विटामिन बी के कुछ सप्लीमेंट भी यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। लेकिन अंततः ये मान के चलना चाहिए कि करीब-करीब 2 से 3 हफ्ते ये बीमारी रिकवरी में ले लेती है। पहला हफ्ता जो होता है उसका वो एक्यूट फेज में जाता है, जिसमें कि फीवर है, फीवर के बाद फिर प्लेटलेट का डाउन होने का है, फिर प्लेटलेट की रिकवरी है। उसके बाद 1 हफ्ता पूरा जो उसमें वीकनेस का है वो चलता है, और फिर धीरे-धीरे आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। जब तक आपका शरीर पूर्ण रूप से रिकवर नहीं हो जाता है, तब तक ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि आपको बहुत अधिक एक्सर्शन नहीं करना है। पर्याप्त मात्रा में आराम यदि शरीर को दिया जाएगा, तो रिकवरी आसानी से हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।